ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन में एक क्या क्या पढ़ाई करना है इस सब्जेक्ट में हम लोग को सारा डिटेल हम लोग देख लिए हैं। अब फर्दर पूरे ओएस को डेप्थ में जाएंगे और अभी जो पढ़ाया जाएगा अभी से लेकर एंड तक जो वन टाइम बताया जाएगा बहुत आराम से बताएंगे, बस हर चीज को समझते चलना है। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, समझ में भी आएगा, बस सुनना है। मान लो कभी होता है कोई पर्टिकुलर चीज सुने, अभी तो समझ गए, फिर बाद में कुछ माइंड से स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को उसी पर्टिकुलर टाइम वाले को रिपीट करना है, इसके आगे और इसके पीछे नहीं रिपीट करना है। बस उतना केवल रिपीट कर लेना है जो कि माइंड से स्किप हो गया है कोई भी चीज। ठीक, तो ओएस का मतलब हम लोग पहले क्या देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एक्चुअली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है। कैसा इंटरफेस? तो मान लो हार्डवेयर है मतलब सिस्टम हार्डवेयर है, प्रोसेसर, मेमोरी, बहुत सारा चीज जो सिस्टम है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो हार्डवेयर को देख पा रहे हैं, उसके अंदर में कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है, वो सारा चीज जो कंप्लीट सिस्टम में है। इस सिस्टम में क्या है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहां क्या है, यूजर प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस है मतलब क्या कि यूजर प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, हम लोग सिस्टम से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, पर्पस यही है ना। जैसे सिंपल मान लो एक कैलकुलेटर है, उसमें क्या हम लोग चाहते हैं, कैलकुलेटर में 2 + 2 करना है, तो इनपुट किए 2 + 2 = कुछ आउटपुट चाहिए। तो 2 + 2 प्रोसेस हो रहा है ना बैकग्राउंड में, उसके बाद आउटपुट आएगा हम लोग का। बस वही चीज है यूजर प्रोग्राम में, कुछ कोडिंग है। प्रोग्राम क्या है, कोड है, लाइंस ऑफ कोड है। ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहता है ये हार्डवेयर में। ये कोड हार्डवेयर में एग्जीक्यूट कैसे होगा, कौन कौन से हार्डवेयर में होगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर यहाँ यूज होगा, इसको प्रोसेस करने के लिए एक किसके थ्रू काम करेगा, कैसे इसको यूज कैसे करवाया जाएगा, मतलब कि इसको यूज करवाना है एक्चुअली अपने काम को करने के लिए। यूजर प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस हार्डवेयर को यूज करवाना है। यूज कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि यूजर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाए। कहां पर, हार्डवेयर में। मेन पर्पस हो गया इंटरफेस है। तो और क्या काम है भाई, थोड़ा और डीप जाते हैं। थोड़ा और डीप जब जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 काम है, पर्पस 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक है कन्वीनियंस, जो कि प्राइमरी है। कन्वीनियंस मतलब क्या, इजी फॉर यूजर। कन्वीनियंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इजी फॉर यूजर। यूजर के यूज करने के लिए आसान एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है जहां पर यूजर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकता है। कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड को लिखकर, लाइंस ऑफ कोड को लिखकर एक प्रोग्राम बनाया गया है। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करता है। इसके हेल्प से क्या हुआ, आसानी हुआ यूजर को सिस्टम को यूज करने में। क्योंकि देखो सिस्टम में हम लोग जैसे 2 + 2 किए थे ना एक कैलकुलेटर में, इंटरनली क्या हो रहा हम लोग को नहीं पता है ना। हम लोग अपने लैंग्वेज में इंटर किए, कुछ प्रोसेस हुआ और आउटपुट आया।
सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में तो और भी सारा लाइंस ऑफ कोड, बड़ा बड़ा कोड होता है, प्रोग्राम होता है। एक लैंग्वेज में हम लोग सी, जावा, कुछ भी, सी प्लस प्लस या कुछ भी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम को लिख देते हैं और वो प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस इजीली हो, दिखने में हम लोग का जो फॉर्मेट लेआउट रहे जो सिस्टम का, ये जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को इंटरनली हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग क्या देखना चाहते हैं? एक फ्रंट पैनल देखना चाहते हैं जो कि एक अच्छा सा दिखे। क्या यहाँ पर कुछ इनपुट करना है, कुछ आउटपुट, कुछ भी है, ये हम लोग का फ्रंट पैनल केवल देखना चाहते हैं। इंटरनली बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो फ्रंट जो लेआउट, जो फ्रंट जो दिख रहा है हम लोग को, ये फ्रंट जो दिख रहा है, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही शो कर रहा है। इसके थ्रू हम लोग इंटरनली हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं। मतलब क्या? कन्वीनियंस मेन पर्पस है, मेन गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या है? इसको ये भी बोल सकते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पहला गोल क्या हुआ? पहला गोल है कन्वीनियंस, इजी फॉर यूजर, ये प्राइमरी गोल है। एक और भी गोल क्या है? एक और गोल है, सेकेंड नंबर का गोल है इफिशियंसी। मतलब क्या? इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? कितना अच्छे तरीके से, कितना बेटर तरीके से हार्डवेयर को यूज किया जा रहा है। तो बेटर तरीका का मतलब क्या है? कि हार्डवेयर आराम से बैठा रहे? नहीं, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? कितना ज्यादा से ज्यादा काम कम टाइम में हो जाए। कम टाइम में इस हार्डवेयर पर जितना ज्यादा से ज्यादा काम हम करवा सकते हैं, मतलब क्या है? इफिशियंसी हाई हो गया। समझ रहे हो बात को? मान लो एक बाइक है तुम्हारे पास, उस बाइक को सुबह 1 घंटे के लिए तुमको चाहिए, तो एक तरीका क्या है? उस बाइक को दिन भर रखे रहेंगे, सुबह 1 घंटे यूज करेंगे, उसके बाद रख देंगे, फिर यूज नहीं होगा। एक और तुम्हारा भाई है, उसको चाहिए दोपहर में चाहिए कोचिंग जाने के लिए, वो क्या करेगा? नया बाइक लेगा। इससे अच्छा बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता था? एक ही बाइक है, सुबह में तुम यूज करो और दोपहर में, आफ्टरनून में तुम्हारा भाई यूज कर ले। ये क्या हुआ? इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्स का ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन करना, इफिशियंसी हाई करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो कन्वीनियंस होता है, इसके थ्रू यूजर के लिए कन्वीनियंट है यूज करना, इस सिस्टम को यूज करना कन्वीनियंट बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और क्या है? इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, सिस्टम की इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहा है। तो इफिशियंसी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कि हार्डवेयर इसके कंट्रोल में है ना। जो भी रिसोर्स है, अगर ज्यादा हम समझो, एक लाइन को समझो, अगर हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारा रिसोर्स को, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक कंप्यूटर के सारे रिसोर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा इफिशिएंटली यूज कर रहा है, ज्यादा इफिशिएंटली यूज कर रहा है, मतलब आउटपुट ज्यादा मिल रहा है कम टाइम में। तो इफिशिएंटली यूज करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? कि इसका जो एलोकेशन है, जो यूजर प्रोग्राम को कैसे होगा, यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो यहां ही होना है। मतलब क्या है? कि यह हार्डवेयर है, जो भी सिस्टम में हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर है, उसको इफिशिएंटली यूज करवाना है। मतलब क्या है? यूज करने के पहले एलोकेट तो करना होगा। सिंपल सोचो, बाइक को इफिशिएंटली यूज करवाना है, तुम भी यूज कर रहे हो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में तुम्हारा भाई यूज कर रहा है, तो इफिशिएंटली यूज करवाने के लिए एलोकेशन तो होगा ना। मॉर्निंग में बाइक तुमको एलोकेट किया गया, फिर जब तुम्हारा काम ओवर हो गया, डीएलोकेट किया गया तुमसे, मतलब बाइक को फ्री कर दिया गया। फिर आफ्टरनून में तुम्हारे भाई को एलोकेट किया गया, फिर उसका काम हो गया खत्म, तो डीएलोकेट करके फिर बाइक वहां पर ही फ्री होकर रह गया। किसी और को काम रहेगा इवनिंग में, कोई और यूज कर सकता है उसको। मतलब क्या है? कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए
सबसे स्टार्टिंग का फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, एलोकेशन और डीएलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इफिशियंसी बढ़ा रहा है, इफिशिएंटली यूज कर रहा है हार्डवेयर को, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एक्ट्स एज क्या, रिसोर्स एलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम हुआ, एक्ट्स एज रिसोर्स एलोकेटर। मतलब क्या है कि जो भी प्रोवाइडेड रिसोर्स है उसका एलोकेशन भी, सिस्टम के रिसोर्स का एलोकेशन भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। देखो कितना यूज है। स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सब्जेक्ट ही है ना हम लोग का, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। स्टार्टिंग में क्या बोले, एक हार्डवेयर है जो सिस्टम है हम लोग का, और यूजर प्रोग्राम है, बीच का इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम, बस इतना ही बोले। उसके बाद जब डीप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हम लोग को, इंटरफेस है, तो काम क्या है इसका भाई, तो काम देखो इसका क्या है, एक है कन्वीनियंट फॉर यूजर, मतलब कि आसानी से यूजर यूज कर पाए, और दूसरा इफिशियंसी को इंक्रीज करना। दो यूज हो गया। अब इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए पहले रिसोर्स का एलोकेशन तो करना होगा। पहले बाइक तुमको मिलेगा तब तो अपना काम करोगे। इसका मतलब क्या है, बाइक एलोकेट किया गया है। सेम उसी तरीके से यहां पर भी जो रिसोर्स है उसको एलोकेट किया गया है। किसके पास, किसको एलोकेट किया गया, यूजर प्रोग्राम को दिया गया। मान लो यहाँ मल्टीपल प्रोग्राम हो, एक से ज्यादा हो, मान लो प्रोग्राम ऐसे P1, P2, P3 समथिंग कुछ भी ऐसा है। P1 को कुछ एलोकेट किया गया, P2 को कुछ एलोकेट किया गया, P3 को P4 को ऐसे एलोकेट किया गया। फिर काम खत्म होने के बाद डीएलोकेट भी किया जाता है, मतलब कि उससे रिसोर्स वापस ले लिया जाता है। एलोकेशन मतलब क्या हुआ, रिसोर्स काम के लिए किसी को देना। डीएलोकेशन मतलब क्या हुआ, काम खत्म होने के बाद रिसोर्स को वापस अपने पास ले लेना। तो रिसोर्स का एलोकेशन भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो रिसोर्स कितना टाइप ऑफ रिसोर्स है ये देखेंगे। तो रिसोर्स जो है, एक यहां लिखते हैं, एक यहां लिखते हैं। रिसोर्स जो है, एक है हार्डवेयर टाइप और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप। रिसोर्स कितने टाइप का है, एक हार्डवेयर टाइप है और एक सॉफ्टवेयर टाइप है। तो हार्डवेयर में क्या हो गया, कुछ भी, बहुत सारा, जैसे प्रोसेसर हो गया, ये सब क्या हार्डवेयर है। मतलब कि डिवाइसेज, अलग अलग डिवाइस है, जो मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, अलग अलग डिवाइस जो कंपोनेंट मिलके सिस्टम बना है, कंप्यूटर बना है, वो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, अलग अलग इंटरनली फाइल क्रिएट किया गया है। फाइल भी तो है, मेमोरी में कहीं स्टोर करते हैं तो क्या है, फाइल कहीं पर क्रिएट किया गया है। तो फाइल्स क्या हो गया, सॉफ्टवेयर टाइप। तो रिसोर्स कितने टाइप का हुआ, रिसोर्स याद रखना छोटा छोटा चीज है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल क्लास है, मेनली ओएस अभी शुरू हुआ। इसके पहले तो सिलेबस डिस्कशन किए थे हम लोग, सिलेबस को जाने थे क्या क्या पढ़ेंगे ओएस में। अभी क्या देख रहे हैं, ओएस है क्या, यहां से हम लोग लेकर चले हैं। दो पर्पस है हम लोग का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, बस दो ही फैक्टर होता है। जैसे ये मार्कर है, ये है क्या, ये काम कैसे करेगा, बस दो चीज जानना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, काम कैसे करेगा, क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, तीन ही चीज हुआ ना। तो एक ओएस क्या किया, रिसोर्स एलोकेशन का भी काम किया है। रिसोर्स कितने टाइप का है, तो क्या क्या रिसोर्स है भाई, दो टाइप का है। एक हार्डवेयर टाइप है जिसमें कि डिवाइसेज है, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सब क्या है, हार्डवेयर टाइप ऑफ डिवाइस है। सॉफ्टवेयर टाइप में क्या हो गया,
फाइल्स हो गया, जो फाइल्स फोल्डर जो इंटरनली क्रिएट किया गया है वो सॉफ्टवेयर टाइप है। क्योंकि जैसे हम लोग कहीं प्रोग्राम में लिखते हैं, कहीं भी एक बना रहे हैं, एक फोल्डर बना रहे हैं, कुछ भी इंटरनली काम कर रहे हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग कोई कोडिंग में, जैसे लिखते थे हम लोग क्या, इंट एक्स वाई। तो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल जो डिफाइन कर दिए हम लोग, इंटीजर टाइप वेरिएबल है एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है कि दो मेमोरी ब्लॉक एक्स और वाई को मेमोरी हम लोग एलोकेट कर दिए। मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, जितना भी इंटीजर का है, इंटीजर कितना होता है, 2 बाइट का होगा ना, तो 2 बाइट का मेमोरी और ये भी 2 बाइट का मेमोरी क्रिएशन हो गया। वेरिएबल है एक्स, अब इसमें कुछ भी डेटा स्टोर करना है, यहाँ स्टोर करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फर्दर। ये जो एलोकेशन का काम किया कौन किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम किया है। कैसे किया है, क्योंकि ये तो एज ए रिसोर्स है, और रिसोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ रिसोर्स। अगर हार्डवेयर टाइप ऑफ रिसोर्स जहां होगा तो हार्डवेयर का एलोकेशन होगा। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर हम लोग क्या देखें, यहां पर देखिए गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या पर्पस इसका क्या क्या है, क्या चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, करना क्या चाहता है सिस्टम एक्चुअली। तो 2 काम चाहता था करना, एक कन्वीनियंस मतलब इजी फॉर यूजर, दूसरा इफिशियंसी, सिस्टम के इफिशियंसी को बूस्टअप करना है, इंक्रीज करना है। तो इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम इफिशियंसी के बारे में क्या बोले, जो हार्डवेयर को ज्यादा अच्छे से यूज करना। ज्यादा अच्छे से यूज करने का मतलब क्या है, कम टाइम में ज्यादा काम करना। तो कम टाइम में ज्यादा काम करना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी रेट से काम को किया जा रहा है। अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना है तो इस रेट को क्या बोलते थे हम लोग, टाइम और डिस्टेंस के रेट को क्या बोलते थे, याद करो, बचपन में पढ़े थे हम लोग। स्पीड जो लिखते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम। ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या है, मैं डिस्टेंस बाई टाइम क्या है, स्पीड बन गया। मतलब क्या है, स्पीड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। रेट मतलब क्या हो गया, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। स्पीड वही है ना, कहीं पर लिखा रहता है ऐसे, स्पीड है मान लो 50 km/h। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलेगा। कोई व्हीकल हो, बाइक हो, बस हो, कार हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका स्पीड है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड है ना ये। तो यहां भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो इफिशियंसी का मतलब पर यूनिट टाइम जितना ज्यादा वर्क हो सकता है। तो पर यूनिट टाइम जो वर्क होता है, तो जिस तरीके से डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग एक नाम दिए हैं, स्पीड दिए हैं, सेम उसी तरीके से, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, जो स्पीड है, सेम वैसे ही नंबर ऑफ वर्क्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वर्क्स मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेस बोल सकते हैं वर्क को, नंबर ऑफ प्रोसेस जो कंप्लीट होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। प्रोसेस एज ए वर्क हम लोग बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेज कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहां बोलेंगे थ्रूपुट। इसको बोलेंगे थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया, इस वर्ड को याद रखना, ठीक, क्योंकि हमेशा ही यूज होगा। थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया, थ्रूपुट का मीनिंग है
नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो इस सिस्टम में अगर नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होगा, कम टाइम में ज्यादा प्रोसेस होगा, मतलब क्या है, थ्रूपुट इंक्रीज कर गया। तो हाई इफिशियंसी हाई करने का मतलब गोल क्या है इसका, एक तो कन्वीनियंट है यूजर के लिए, आसान करना है यूजर के लिए, कैसे यूज कर पाए यूजर। दूसरा इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी हाई हम लोग बोलते हैं तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, थ्रूपुट हाई है। थ्रूपुट हाई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यह है थ्रूपुट का मीनिंग। मेन फैक्टर देख रहे हो क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, एक बेसिक रफ स्केच माइंड में आया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है था क्या, और क्या क्या पर्पस था, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज क्यों कर रहे थे, सिस्टम का क्या काम इसका है और काम कर कैसे रहा है, देखते चलेंगे। पूरा सिलेबस में यही है, यही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, वैसे ही देखना है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, बेसिक चीज अभी है, बेसिक ही है लेकिन समझते चलो, समझना जरूरी है। क्योंकि बात होता है क्या, जब छोटा छोटा चीज को नहीं समझ पाओगे तो सब्जेक्ट को फील नहीं कर पाओगे, और जब फील नहीं आएगा रटना शुरू करोगे फिर, और रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक माइंड में नहीं रहेगा, और टफ भी है, थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है। इससे आसानी क्या है कि समझ लेंगे सब चीज को। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, तब किस तरीके से काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने का जो तरीका है, वेज ऑफ वर्किंग है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितना तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर काम कर रहा होगा तो टाइप्स भी होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का ओएस एक पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहा होगा, अपना तरीका होता है ना सबका। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक टाइप क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग यही है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि सिस्टम को पहले बनाते हैं हम लोग रफ में। तो मान लो ये है प्रोसेसर, ठीक, यहां इनपुट आउटपुट, कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे अगर हम लोग, कोड के साथ में कुछ इनपुट भी तो देंगे तब कुछ आउटपुट आएगा हम लोग का। तो इनपुट आउटपुट हो गया, यहां पर बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है यहां पर। प्रोसेस क्या है, अभी प्रोग्राम बोल रहे थे, यूजर प्रोग्राम, अभी प्रोसेस बोल रहे हैं। तो जब प्रोग्राम सिस्टम में एग्जीक्यूट करना चाहे, जो हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं, प्रोग्राम क्या है, लाइंस ऑफ कोड है, कोडिंग किया गया है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लाइंस ऑफ कोड है। जब वो कोड प्रोसेसर के पास जाना चाह रहा हो, सिस्टम में मेन मेमोरी में आ गया हो और एग्जीक्यूट करना चाहता है, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, कोड लाइन बाय लाइन स्कैन होगा, जो पर्पस है उस लाइन का वो काम होगा प्रोसेसर में। जब एग्जीक्यूट करना चाहता है कोई भी प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का नाम हम लोग देते हैं प्रोसेस। प्रोग्राम ही है प्रोग्राम ही, लाइंस ऑफ कोड ही है, लेकिन अब ये एग्जीक्यूट करने वाला है, सिस्टम में आ चुका है, इसको चाहिए प्रोसेसर जहां ये रन करेगा। तो जब प्रोसेसर के पास में सिस्टम में आ गया है प्रोग्राम, इसका नाम है क्या, प्रोसेस, और कुछ नहीं डिफरेंस है।
तो प्रोसेस है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या देख रहे थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या, प्रोसेस है, मान लो यहां पर P1 P2 P3, ये 3 प्रोसेस ही मान लेते हैं, 3 प्रोसेस है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मान लो यहां से P1 आया प्रोसेसर के पास में, एग्जीक्यूट रन कर रहा है। अब P1 को चाहिए IO। मान लो P1 यहां चलाया, यहां से हटकर P1 IO के पास में चलाया, तो प्रोसेसर तो फ्री हो गया है ना। जब इनपुट आउटपुट के लिए P1 यहां पर थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट किया है, प्रोसेसर के पास में थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद अगर P1 इनपुट आउटपुट के लिए यहां चला आया, तो प्रोसेसर तो अभी एम्प्टी हो गया ना, फ्री है ना। प्रोसेसर को कोई काम अभी नहीं है, कोई और काम कर सकता है ना, अभी फ्री है, कोई काम नहीं है, कोई और काम कर सकता है ना। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग यही है, ये काम कैसे करता है कि प्रोसेसर भले ही फ्री क्यों ना हो, लेकिन जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, इंड ना हो जाए। एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस क्या है, लाइंस ऑफ कोड है, और लाइंस ऑफ कोड मतलब प्रोग्राम जब रन करने आया तो उसका नाम दिए हम लोग प्रोसेस। जब तक पहला लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाए, तब तक प्रोसेसर के पास कोई और प्रोसेस नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इसको डिफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, if one process completed execution, then only other process can go for एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब प्रोसेसर यहां डाल देते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इफ वन प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, मतलब एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा तभी देन ओनली अदर प्रोसेस कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन, तभी दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। जब यहां से प्रोसेसर के पास में आया है, इनपुट आउटपुट के लिए थोड़ा सा एग्जीक्यूट यहां हुआ है, मान लो थोड़ा टाइम यहां एग्जीक्यूट हुआ है, और 10 सेकंड के लिए मान लो एग्जीक्यूट हुआ। अब 2 सेकंड का चाहिए इनपुट आउटपुट इसको, तो जब यहां 2 सेकंड के लिए आया, तो ये तो 2 सेकंड के लिए प्रोसेसर तो आइडियल है, ये तो खाली बैठा है, फिर भी यहां पर कोई और प्रोसेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का आइडियल टाइम बढ़ रहा है, फ्री बैठा हुआ है ना, आइडियल है ना, फ्री बैठने का टाइम बढ़ रहा है ना। जो फ्री बैठने का टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब फ्री बैठा हुआ है मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस जितना एग्जीक्यूट हो सकता था, यहां मैक्सिमम कैपेबिलिटी जितना था उतना नहीं हो पा रहा है ना, उतना नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस अगर पर यूनिट टाइम कम हो, नंबर ऑफ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है पर यूनिट टाइम कम हो, इसका मतलब क्या था, अभी जस्ट बिफोर क्या बताए थे, थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड ज्यादा होगा पर यूनिट टाइम, तो थ्रूपुट ज्यादा होगा। यही था ना, याद करो।
नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ये क्या था? ये था थ्रूपुट था, यही है ना। अब नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड अगर ज्यादा होगा तो थ्रूपुट भी ज्यादा होगा। लेकिन यहां क्या है, यहां पर प्रोसेसर आइडियल रह रहा है बहुत टाइम के लिए। तो आइडियल रह रहा है मतलब उतना टाइम तो प्रोसेसर यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड तो थ्रूपुट भी तो डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या है, पहला पॉइंट, प्रोसेसर को सीपीयू भी हम लोग बोलते हैं। प्रोसेसर को, ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मतलब प्रोसेसर को बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन तो वहां ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सीपीयू आइडियल टाइम स्पेलिंग ये सब देख लेना, कहीं गलती हो सकता है स्पेलिंग में, टाइपिंग एरर भी हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है, कोई दिखे, कंटेंट्स को देखना, केवल ध्यान देना। सीपीयू आइडियल टाइम इंक्रीजेज, मतलब कि सीपीयू का आइडियल टाइम, आइडियल रहना जो है, सीपीयू जो आइडियल रह रहा है, फ्री बैठा हुआ है, ये टाइम बढ़ गया। क्योंकि मान लो ज्यादा टाइम अगर आईओ कोई कर रहा है तो यहां फिर भी कोई प्रोसेस नहीं आ सकता है, मतलब सीपीयू आइडियल बैठा हुआ है। जब आइडियल बैठा है तो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड कम रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब कि थ्रूपुट भी कम रहा है ना। तो पहला क्या है, सीपीयू आइडियल टाइम इंक्रीज हुआ। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया, थ्रूपुट और इफिशियंसी डिक्रीजेज। मतलब क्या है कि थ्रूपुट या फिर इफिशियंसी बोल लो या थ्रूपुट बोल लो, डिक्रीज होगा। जब आइडियल सीपीयू ज्यादा रहेगा तो थ्रूपुट क्या है, डिक्रीज होना है, इफिशियंसी कम गया, लोअर एफिशिएंसी हो गया। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता था उतना नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग एक रास्ता देखेंगे क्या कि अच्छा कोई ऐसा तरीका है क्या कि जो सीपीयू या फिर प्रोसेसर बोलो कुछ भी, जो आइडियल बैठा हुआ था, ये आइडियल टाइम में इसको यूज करवाया जाए, आइडियल ना बैठना जाए, खाली नहीं बैठने दिया जाए। तो अगर आइडियल टाइम नहीं होगा इसके पास, खाली नहीं बैठेगा, कोई जैसे ही खाली हुआ कोई और काम दे दिए इसको। कोई और काम का मतलब क्या है, किसी और प्रोसेस को ले आए, उससे क्या होगा, ये कुछ काम कर रहा है ना, काम कर रहा है तो ओवरऑल एट लास्ट थ्रूपुट को तो बढ़ाएगा ना। अब इसके लिए हम लोग सोचेंगे तो पहला टाइप जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसमें यही इतना चीज है, क्या है, जो एक टाइम में एक ही प्रोसेस पहला तो सीपीयू के पास में आएगा, और अगर वो आईओ में गया है, आईओ वेट स्टेट में गया है, इनपुट आउटपुट करने के लिए गया है अगर, तो सीपीयू आइडियल होगा, मतलब कि थ्रूपुट कमेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एग्जाम्पल एक लिखते हैं तो क्या है भाई, IBM OS2। ये IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तरीके से ही काम करता है। जब इनिशियल डेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, जब कंप्यूटर को बहुत पहले हम लोग यूज करना स्टार्ट किए थे, बहुत पहले, उस समय IBM का OS इस तरीके से ही काम करता था। वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका प्लेटफॉर्म ऐसा ही था, इस तरीके से काम करता था, जिसमें कि सीपीयू का आइडियल टाइम, ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, थ्रूपुट भी कम था। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उसमें लाया गया। तो अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ ओएस में, पहला ये है, दूसरा देखेंगे अब हम लोग। जो भी बात बताएं आराम से सुनते रहना,
और समझना उसको। ऐसा नहीं सोचना है कि थ्योरी पार्ट है छोड़ दिए। थ्योरी पार्ट को समझने से क्या है, सब्जेक्ट का क्लियरिटी आएगा माइंड में, और जितना क्लियर सब्जेक्ट होगा उतना इंटरेस्टिंग वो फील होगा। जब आगे कुछ टफ चीज भी आएगा उसमें बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो इसीलिए जो भी छोटा छोटा चीज है उसको देखते चलना है। ऐसे भी तो बैठे ही हैं, वीडियो खोल के बैठे हैं, टाइम तो जा ही रहा है। जब टाइम जा रहा है तो यूज कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे कॉलेज के, कुछ लोग कॉलेज के बाद ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ड्रॉप करने वाले के तो बहुत अर्जेंट है, पढ़ाई करना ही करना है। लास्ट अपॉर्चुनिटी एक है कि गेट करके किसी अच्छे पीएसयू में चला जाए या फिर कहीं अच्छे आईआईटी में जाए। एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी मिला है, फैमिली वाले भी दिए हैं और तुम खुद में भी अपने आप में एक चांस देखे हो, खुद पर ट्रस्ट किए हो कि नहीं हमें कर सकते हैं। तो टाइम देकर समझो। और जो कॉलेज में है उनके लिए क्या है कि अभी कॉलेज डेज में अगर हो जाएगा तो बाद में कभी परेशानी नहीं होगा, अलग से टाइम नहीं देना होगा। बाद में कभी एक गेट का प्रिपरेशन के लिए अलग से टाइम नहीं देना होगा। अगर अभी ही पढ़ाई कर लोगे तो बेनिफिट है। दोनों का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करना अपना अपना बेनिफिट है, इसलिए ढंग से पढ़ो। बस यही है। इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ओएस में ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो अभी जस्ट बिफोर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अभी क्या देखे थे, अभी लास्ट में एक लाइन बोले थे ना कि जब सीपीयू खाली है, सीपीयू आइडियल है, जब उस समय अगर हम लोग इससे कुछ काम करवा लें, समझ रहे हो, जब आइडियल है सीपीयू उस समय अगर हम लोग कुछ काम करवा ले इससे, तो हम लोग का थ्रूपुट और एफिशिएंसी हाई हो जाएगा। तो जब खाली बैठा होता है उस समय काम करवा रहे हैं, इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ में पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूशन एक बार में ही होगा। प्रोसेसर के पास ये मान लो सीपीयू लिखते हैं इसको, यहां पर प्रोसेसेज है P1, P2, P3, P4, ये प्रोसेसेज है, ये सीपीयू है। यहां पर क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट का लेते हैं, बीच में नहीं लो, साइड में लेते हैं, ऐसा करते हैं। ये मान लो इनपुट आउटपुट का है, तो मान लेते हैं यहां आया P1। P1 थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट हुआ सीपीयू में, सीपीयू में कुछ टाइम एग्जीक्यूशन के बाद P1 आ गया कहाँ, आईओ में। P1 आईओ में आ गया, यहां फ्री हो गया सीपीयू। तो फ्री हो गया तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यही प्रॉब्लम आ रहा था ना कि जब फ्री हो रहा था सीपीयू तब इसके पास में कोई काम नहीं था और नया काम आ भी नहीं रहा था, नया प्रोसेस को ला नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइप का उस ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही ऐसे करता था, वो काम ही ऐसे करता था। उसका मेन बेसिक डेफिनेशन ही था कि जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए किसी और प्रोसेस को यहां से सीपीयू के पास नहीं लाना है, वो काम ऐसे कर रहा था। तो यहां पर क्या है, एक लिबर्टी दिया गया है क्या मल्टी प्रोग्रामिंग में, जो अगर P1 आईओ करने गया है अपना, तब P2 को यहां शेड्यूल कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? अगर सीपीयू फ्री होकर
P1 CPU को छोड़कर IO काम करने गया है तो CPU तो फ्री है, तो उस फ्री टाइम में दूसरे प्रोसेस को यहां एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। CPU फ्री नहीं रहा ना, अब काम करने लगा ना, मतलब कि आइडियल टाइम कम गया है ना। तो आइडियल टाइम कम गया है मतलब कुछ बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होगा? जब आइडियल टाइम कम जाएगा तो ज्यादा टाइम अगर ये काम कर रहा है मतलब कि ज्यादा प्रोसेस कंप्लीट होगा ना कम टाइम में। एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है क्योंकि ये हमेशा ही काम कर रहा है, आइडियल नहीं है। नंबर ऑफ प्रोसेस अगर पर यूनिट टाइम ज्यादा हो जाए, कंप्लीशन में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम अगर हाई हो जाए मतलब कि थ्रूपुट हाई हो गया, मतलब इफिशियंसी हाई हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किए, यहां से जब आईओ आएगा, आईओ में आएगा एक प्रोसेस, उस समय यहां पर एक नए प्रोसेस को ले आना है एग्जीक्यूशन के लिए। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से इसका इफिशियंसी हाई हो गया। यही है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इफ वन प्रोसेस go to IO, then other process can go to CPU for execution। मल्टी प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन क्या हो गया? इसका डेफिनेशन है इफ वन प्रोसेस गो टू आईओ, आईओ इनपुट आउटपुट के लिए अगर एक प्रोसेस गया है, देन अदर प्रोसेस कैन गो टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। अगर एक प्रोसेस यहां से सीपीयू छोड़कर आईओ में गया है तब कोई और प्रोसेस यहां जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये है मल्टी प्रोग्रामिंग। मेन डेफिनेशन यही है। तो इसका क्या क्या बेनिफिट क्या हो गया भाई? तो बेनिफिट होगा क्या, जो सीपीयू आइडियल टाइम डिक्रीज्ड। सीपीयू का आइडियल टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, आइडियल टाइम कम हो गया सीपीयू का। तो जब आइडियल टाइम सीपीयू का कम गया है मतलब इफिशियंसी बढ़ गया है। मतलब क्या है? थ्रूपुट और इफिशियंसी क्या हुआ? इंक्रीज। थ्रूपुट और इफिशियंसी इंक्रीज हो गया। तो यह है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखो एक चीज नोटिस करो कि जब P1 यहां से यहां पर आया था, उसके बाद जब P1 आईओ के लिए गया है तभी हम लोग P2 को लाए हैं। ऐसा नहीं है कि P1 को बीच में रोक दिए। बीच में रोकने का मीनिंग क्या है? बीच में रोकने का मीनिंग क्या, इनडायरेक्टली हम बोलना चाह रहे हैं क्या कि जब P1 अपना CPU टाइम कंप्लीट नहीं किया है, अपना जो इनिशियल एग्जीक्यूशन है CPU टाइम अपना करके जब आईओ के पास आया तभी P2 को यहां लाए थे। ऐसा नहीं है कि P1 यहां एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में ही P1 को बैक लेकर चले जाएं, रोक दें। ऐसा नहीं किए हैं, ये काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं किए हैं कि P1 यहां पर शेड्यूल होकर आया फिर P1 को बीच में ही रोक कर यहां लेकर चले गए और P2 को यहां लेकर चले आए। ऐसा नहीं किए हम लोग। P1 जब आईओ में आया तभी P2 को यहां लेकर आए। इसमें देखो पहला ये था स्टेप, P1 यहां आया, दूसरा स्टेप P1 यहां आया, तब तीसरा स्टेप P2 यहां आया है।
ए कहीं नहीं है जो P1 को बैक लेकर गया है कि P1 को रोक दिए और P2 को वहां लेकर चले आए। ए काम हम लोग नहीं किए, लेकिन एक चांस तो बनता है ना कि ऐसा किया जा सकता है, P1 को बीच में रोक देते, हो सकता है ना। तो अगर इसको बीच में रोकने का सोचेंगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या बोलता है, इफ वन प्रोसेस गो टू आईओ देन अदर प्रोसेस कैन गो टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। तभी दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है जब आईओ में जाएगा। लेकिन एक चांस ये भी है कि यहां से रोक दिया जाए बीच में प्रोसेस को, कोई और प्रोसेस को लाया जाए, वो किसी और टाइप का ओएस बनेगा। उस ओएस को क्या हम लोग नाम देंगे, बीच में रोक कर किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है अगर, तो उसको हम लोग नाम देंगे मल्टीटास्किंग। समझ रहे हो बात, उसको नाम हम लोग देंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां क्या लिखेंगे, मल्टीटास्किंग ओएस। मल्टीटास्किंग में क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, पिछला वाला जो था ये थर्ड है, सेकेंड जो था, सेकेंड में क्या था, पहला क्या था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड में मल्टी प्रोग्रामिंग आया, थर्ड में मल्टीटास्किंग आया। तो मल्टीटास्किंग क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग को ही। जो सेकेंड वाला है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं, तो हम लोग का थर्ड बना है मल्टीटास्किंग। इसमें करेंगे क्या, इसमें बहुत सारा मान लो प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, बहुत सारा प्रोसेस है मान लो, और यहाँ है CPU और यहाँ है IO वगैरह है। क्या हो गया, मान लो P1 को यहां लेकर आए, P1 को लेकर आए, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, P1 को यहां लेकर चले जा रहे हैं, P1 को यहां लेकर चले जा रहे हैं। थोड़ा देर एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब कुछ टाइम जब P1 पहले यहां से यहां गया, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप में P1 को यहां से यहां लेकर चले आए, P1 को यहां लेकर चले आए, बीच में रोक दिए हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, समझो बात को। P1 को कंप्लीट होने से पहले जबरदस्ती उसको रोक देना, रोक कर फिर यहां लेकर चले आए, और तीसरे स्टेप में P2 को यहां लेकर चले गए, P2, ये क्या है, थर्ड स्टेप है। मतलब कि P1 पहले वहां गया था, P1 को बीच में रोक दिए और P2 को लेकर चले गए यहां। बीच में जो रोकना है इसका एक स्पेशल नेम है, क्या है, प्रीएम्पशन। बीच में रोकना है, जो 2 नंबर जो स्टेप है, जो हम लोग P1 को रोक दिए हैं बीच में और P2 को लेकर गए हैं, इसका एक स्पेशल नाम है प्रीएम्पशन। मतलब कि प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करवाए, बीच में रोक दिए कंप्लीट होने के पहले। जब कंप्लीट होने के पहले एक प्रोसेस को रोक दिए, फिर नया प्रोसेस को लेकर चले गए CPU में, यही है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में भी एक टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में एक ही प्रोसेस होगा CPU में। ये देखो, पहले P1 यहां गया, फिर P1 यहां से यहां लौट आया है, खाली हो चुका है। तो यहां भी क्या है, मल्टीटास्किंग में भी क्या है, ओनली वन प्रोसेस इन only one process in
CPU at any time। ये याद रखना, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि ओनली वन प्रोसेस इन सीपीयू एट एनी टाइम या फिर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में सीपीयू में एक ही प्रोसेस होगा। मल्टीटास्किंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मल्टीटास्किंग है मतलब कि एक साथ में बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब कि सीपीयू में एक साथ में बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब कि सीपीयू में एक साथ में बहुत सारा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। सीपीयू में एक टाइम में एक ही प्रोसेस है, सीपीयू में एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, जो एक प्रोसेस जब सीपीयू में गया है तो उसके कंप्लीट होने के पहले हम लोग जबरदस्ती उस प्रोसेस को वापस ले आ रहे हैं। दूसरा स्टेप जो है प्रीइम्प्शन, प्रीइम्प्शन को लिख सकते हैं क्या, स्टॉप फोर्सफुली, स्टॉप कर दिया गया है इसको, जबरदस्ती इसको जानबूझकर स्टॉप किया गया है, रोका गया है, P1 को रोका गया है, तब नया प्रोसेस को लेकर गए। मतलब क्या है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो रहा था कि एक अगर यहां चला गया है तो जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे, जीत करके नहीं रोक रहे थे, मतलब कि प्रीइम्प्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था वो। तो मल्टी प्रोग्रामिंग दो टाइप का है, यहां लिख देते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का है, एक है नॉन प्रीएम्प्टिव, पहला हो गया, और दूसरा हो गया प्रीएम्प्टिव, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मल्टी टास्किंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ही जो है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव अगर है तो मल्टी प्रोग्रामिंग रह गया, जब प्रीएम्प्टिव हो गया, प्रीइम्प्शन हो जाए, तब ये क्या बन गया, मल्टीटास्किंग। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग इज एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो था, दूसरा नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हम लोग का, इसी का एक्सटेंशन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही ये क्या है, एक्सटेंशन है। थोड़ा सा चेंज लाकर, क्या चेंज लाया भाई, नॉन प्रीएम्प्टिव है तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, अगर प्रीएम्प्टिव हो गया, बीच में प्रोसेस को रोक सकते हैं अगर, तब क्या बन गया, तब बन गया है मल्टीटास्किंग बन गया। इसमें होगा क्या, कैसे रोकेंगे बीच में, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर उसको रोकेंगे। मतलब क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, कितना टाइम यहाँ एग्जीक्यूशन हो, तो उस टाइम को कितना टाइम एग्जीक्यूट करके रोकना है, उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं टाइम को क्या, टाइम क्वांटम। इसको अच्छे से लिखते हैं, देखो टाइम क्वांटम क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सीपीयू में एग्जीक्यूशन होगा प्रोसेस का, और उसके बाद वो प्रीइम्प्शन होगा, रोक दिया जाएगा, किसी और को यहां भेज देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। समझ रहे हो बात को, ये है टाइम क्वांटम। तो यहां पर क्या है, मल्टीटास्किंग में क्या बेनिफिट हो गया, मल्टीटास्किंग में मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में रन कर सकता है। सीपीयू में तो एक बार में एक ही रहेगा, लेकिन मल्टीपल प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन रह सकता है कि एग्जीक्यूट हो रहा, आधा एग्जीक्यूट होकर बचा हुआ है, फिर कोई और उस टाइम में हो रहा है।
तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें सीपीयू आइडियल टाइम डिक्रीज्ड थ्रूपुट इंक्रीज, थ्रूपुट है जो इंक्रीज हो गया, सीपीयू आइडियल टाइम डिक्रीज हो गया। अब थ्रूपुट बोलो या फिर इसके जगह पर लिख लो इफिशियंसी। इसके जगह पर इफिशियंसी भी लिखो। थ्रूपुट और इफिशियंसी लगभग एक ही बात को यहां बता रहा है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का भी एग्जांपल क्या था, जो नॉर्मल हम लोग यूज कर रहे हैं, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, जो यूज कर रहे हैं सेम वही है मल्टी प्रोग्रामिंग में भी और मल्टीटास्किंग में भी यही है। क्या क्या? विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स सेम एग्जाम्पल है इस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। बस यही चीज है। तो पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग था, तीसरा मल्टीटास्किंग है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो इफिशियंसी हम लोग यहां पर क्या किया, मल्टीटास्किंग में इफिशियंसी हम मैक्सिमम कर चुके हैं। एक प्रोसेसर, एक सीपीयू का इफिशियंसी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा इफिशियंसी हम लोग नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सीपीयू हमेशा काम तो कर ही रहा है ना। पानी पी लो तुम लोग भी। ब्रेन के सेल्स को पानी चाहिए होता है हमेशा। अगर ब्रेन यूज कर रहे हो तब, अब नहीं यूज कर रहे हो तो फिर तो भाई नहीं चाहिए। लेकिन अगर यूज हो रहा है समझने में तो फिर रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहना मेरे लिए जरूरी इसलिए हो कि बोलना भी है, बोल रहे हैं तो पानी पीते रहना बहुत जरूरी है, तो तुम लोग के लिए भी जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक समझ में आ रहा है ना क्या क्या चीज बताए? आराम से हर चीज को एकदम आसानी से समझते जाना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इजीली हर चीज को, छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट को समझने से क्या होगा, अभी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा पूरे सब्जेक्ट में, पूरा सब्जेक्ट माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बना लोगे। नहीं तो इंटरेस्ट अगर नहीं बन पाएगा तो ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगेगा, बाद में नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दोगे तब क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है गेट में, इससे अगर उसमें से 5-6 नंबर भी स्कोर कर पा रहे थे, 6 नंबर का डिफरेंस मतलब कि आईआईटी छुटकर एनआईटी में पहुंच जाओगे। इसलिए जरूरी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर कर सकते हो इजीली और आसान है, बहुत आसान है। समझते जाना हर एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हर चीज क्वेश्चन भी बताएंगे, कैसे क्या आता है नहीं आता है, बस सुनते जाना और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी कहीं भी कोई बुक से सब कुछ नहीं देखना, आराम से समझते चलो, या फिर बुक्स देखना भी है तो पहले वीडियो लेक्चर देख लो, उसके बाद में बुक्स को देखो, आसान होगा समझना। डायरेक्टली बुक्स देखोगे टाइम ज्यादा किल होगा, तो बुक्स को रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो।
तो फोर्थ टाइप में क्या है? पहला था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा मल्टीटास्किंग और चौथा में है मल्टी। सब जगह मल्टी क्यों है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सब जगह मल्टी क्यों है? मल्टी का मतलब क्या है? मल्टीपल चीज काम किया जा रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग रहे, मल्टीपल प्रोग्राम रहे प्रेजेंट। मल्टीटास्किंग, बहुत सारा पैरेलल में एग्जीक्यूशन में रहे। मल्टी प्रोसेसर, प्रोसेसर को ही मल्टीपल कर दिए हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर कर दिए हैं। कैसे? प्रोसेसर का मतलब क्या है? प्रोसेसर का मतलब है सीपीयू, मतलब कि मल्टीपल सीपीयू लगाए हुए हैं। कंप्यूटर एक ही है, सीपीयू एक से ज्यादा है। कैसे? तो मान लो एक सीपीयू 1 यहां है, एक और ले लेते हैं सीपीयू 2 यहां है, एक और ले लेते हैं सीपीयू 3 और यहां पर ले लेते हैं मेमोरी। मेमोरी एक ही है। मेमोरी एक ही है सिस्टम में मेमोरी एक है, लेकिन सीपीयू मल्टीपल है। सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, एक से ज्यादा सीपीयू है। तो एक से ज्यादा सीपीयू में क्या होगा? अभी तक क्या बताए थे पिछली बार तक? जो सीपीयू में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक टाइम में एक ही प्रोसेस रहेगा सीपीयू में, चाहे वो मल्टीटास्किंग ही क्यों ना हो। क्योंकि मल्टीटास्किंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक साथ में एक से ज्यादा प्रोसेस सीपीयू में रहे, ये मतलब नहीं है। प्रोसेसर में एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं रहना है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या था कि एक प्रोसेस जब प्रोसेसर के पास में गया है, उसको बीच में रोक दिया गया है, प्रीएम्पशन किया गया है, फोर्सफुली स्टॉप किया गया है और नया प्रोसेस को शेड्यूल किया गया। ये बन गया मल्टीटास्किंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि जब एक प्रोसेस आईओ में जा रहा है, तब दूसरा प्रोसेस सीपीयू में जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है प्रोसेस को। समझ रहे हो बात? अब सीपीयू यहां मल्टी प्रोसेसर में क्या है? ये क्या है? ये सब प्रोसेसर है। सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, ये क्या है? प्रोसेसर है। प्रोसेसर ही मल्टीपल है। तो एक प्रोसेसर में किसी पर्टिकुलर टाइम में एक ही प्रोसेस जाएगा, लेकिन यहां तो मल्टीपल प्रोसेसर है ना। तो 3 प्रोसेस का मतलब कि एक साथ में पैरेलली कितना प्रोग्राम रन करेगा? पैरेलली 3 प्रोसेस रन कर सकता है, तीनों सीपीयू में एक एक, मतलब कि सब सीपीयू में एक एक रन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मल्टीपल प्रोसेस कैन रन पैरेलली, मतलब क्या? मल्टीपल प्रोसेस है जो पैरेलली रन कर सकता है। क्योंकि प्रोसेसर ही मल्टीपल है, एक से ज्यादा प्रोसेसर है। इसका बेनिफिट क्या हो गया? इसका बेनिफिट ये हुआ, देखो, और कुछ नहीं है मल्टी प्रोसेसर में, और कुछ नहीं है। मल्टीपल प्रोसेसर केवल जुड़ा हुआ है। इससे क्या हो गया? बेनिफिट क्या क्या हुआ देखो। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट हुआ है कि ये रिलायबल हो गया है। रिलायबिलिटी या फिर इसको लिख सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? रिलायबिलिटी, रिलायबल बन गया मतलब क्या है? विश्वसनीयता, विश्वसनीय बन गया। मतलब कि अगर एक सीपीयू फेल भी कर जाए, एक प्रोसेसर फेल हो जाए, तो दूसरा से मेरा काम चल जाएगा।
रिलायबल हो गया। ऐसे पावर कट में होता है, अगर लाइट कट जाए बैकअप में, जनरेटर अगर है तो क्या है, बैकअप में फॉल्ट टॉलरेंस वही है कि बैकअप है, एक तरीके से नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से काम चल रहा है, नहीं काम हो रहा है। तो यही हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, इसका थ्रूपुट भी हाई होगा, थ्रूपुट भी हाई होगा। बहुत हाई होना है थ्रूपुट, क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर है, तो मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहा है पैरेलली, तो थ्रूपुट ऑब्वियसली हाई होगा। तो रिलायबल भी हो गया और थ्रूपुट भी हो गया, और कॉस्ट इसका कॉस्ट लेस होगा। अब बोलो कॉस्ट लेस कैसे हो रहा है, कॉस्ट कैसे कम हो रहा है? तो सिंपल समझो, 3 प्रोसेसर के लिए पहले हम लोग को 3 सिस्टम चाहिए था, कंप्यूटर चाहिए था। 3 प्रोसेसर के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए था। हम लोग क्या किए, एक ही कंप्यूटर में 3 प्रोसेसर डाले, तो 2 प्रोसेसर का ही कॉस्ट एक्स्ट्रा आया है ना। बाकी जो डिवाइसेज है, मेमोरी हो गया और भी हार्डवेयर डिवाइसेज है, वो तो एक ही है, प्रोसेसर ही केवल एक्स्ट्रा लगा है ना। अगर कोई सिस्टम मान लो 30 हजार में दे रहा है, तो 30,000 में एक अगर सिस्टम का कॉस्ट है, तो उसमें प्रोसेसर का कॉस्ट मान लेते हैं 10,000 है। तो अगर 3 सिस्टम लेते हैं, 30,000 का एक सिस्टम, और 3 सिस्टम लेंगे तब 3 × 30,000, 30,000 × 3 90,000 लगा। जबकि अगर 3 प्रोसेसर केवल लगाना चाहते हैं एक ही सिस्टम में, एक सिस्टम है 30,000 का, प्रोसेसर का इंडिविजुअल कॉस्ट है 10,000, 2 एक्स्ट्रा प्रोसेसर, मतलब कि 10 × 2 20,000, 30,000 एक सिस्टम का कॉस्ट, 20,000 एक प्रोसेसर का कॉस्ट, 30 20 50,000 में अपना काम हो जा रहा है। तो कहाँ 90,000 था 3 सिस्टम के लिए, कहाँ 50,000 में हो गया। तो ये आसानी पड़ गया ना। मतलब क्या है, इसका कॉस्ट भी लेस होगा। यही है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है, मतलब इकोनॉमिकल बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट लो जो हुआ है इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। लिख लो यहां पर, कॉस्ट लेस मतलब इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हुआ, कम कॉस्ट हो रहा है इसके लिए। इसके बाद है रियल टाइम सिस्टम, इसके बाद है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम किस तरह का होगा? रियल टाइम का मीनिंग देखो, जान लो। अभी तक समझ गए हो ना मल्टी प्रोसेसर में क्या क्या चीज हो रहा था। अब रियल टाइम में क्या है, जो हम लोग का प्रोसेसर है, जो कुछ पर्सनल वर्क के लिए होता है। तो पर्सनल वर्क में क्या है कि मान लो तो अभी कुछ काम हम करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को, उतना ज़्यादा उतना नोटिस नहीं करते हैं, पर टाइम इधर उधर भी हो जाए तब। लेकिन 5th में है, 5th में है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जो टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूशन होना ही होना है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड। स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड मतलब क्या है कि टाइम डिले नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो हम लोग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोसेसर में, अपने सिस्टम में, वहां पर टाइम डिले चल सकता है, थोड़ा लेट भी हो अगर चल सकता है। लेकिन यहां पर रियल टाइम सिस्टम में
रियल टाइम सिस्टम में क्या है, स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड, मतलब कि डिले नहीं होगा, डिले नहीं होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग यही है, नो डिले एक्सेप्टेड। डिले एक्सेप्ट नहीं हो सकता है यहां पर। तो ये भी दो तरीके का है, डिले नहीं एक्सेप्ट होगा, ये भी दो तरीके का है। एक है क्या, हार्ड रियल टाइम, और एक और है क्या, सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट को और अच्छा से लिखते हैं, एक है सॉफ्ट रियल टाइम, एक है हार्ड रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है नो नो माइनर डिले एक्सेप्टेड। हार्ड रियल टाइम में नो माइनर डिले एक्सेप्टेड, माइनर डिले भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, थोड़ा भी डिले नहीं चाहिए। और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है, जो माइनर डिले एक्सेप्टेड, बहुत छोटा डिले है, बहुत माइनर डिले है, वो एक्सेप्ट हो सकता है सॉफ्ट रियल टाइम में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखो, फील करो। हार्ड रियल टाइम का मतलब क्या है, काम कहां करता है, ये काम करता है सैटेलाइट के लिए, मिसाइल के लिए। सैटेलाइट और मिसाइल ये सब में क्या है, कोई भी माइनर डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज है। माइनर डिले में इसका स्पीड इतना ज्यादा है कि एक माइनर डिले में कुछ और चेंजेस आ सकता है। तो यहां पर कोई भी माइनर डिले नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम में यूज होगा, जो एक्चुअली यूज होगा रियल टाइम में, जिससे कि थोड़ा भी डिले में बहुत ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। इसलिए यहां लिखा गया स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड, इसमें डिले एक्सेप्ट नहीं होगा। हार्ड रियल टाइम में कोई भी माइनर डिले भी नहीं एक्सेप्ट होगा, क्यों, क्योंकि सैटेलाइट और मिसाइल के लिए है। और सॉफ्ट रियल टाइम में छोटा सा माइनर डिले एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये किसके लिए है, ये है बैंकिंग सिस्टम के लिए है, बैंक के लिए है। छोटा सा माइनर डिले एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन माइनर डिले ही। मान लो बैंक में एटीएम में तुम गए हो, एटीएम में 5,000 रुपया विड्रॉ कर लिए हो, तो 5,000 रुपया अगर अपने अकाउंट से निकाल लिए हो, मान लो इनिशियल बैलेंस एटीएम का तुम्हारे अकाउंट में 15K था और 5,000 तुम निकाल लिए हो, मतलब कि 5K निकाल लिए, डिक्रीज हुआ। तो होना क्या चाहिए, बैलेंस होना चाहिए 10K। मान लो लेकिन 5K निकाले हो, 5,000 निकाले हो तुम, 15,000 से 5,000 निकाल लिए हो। अगर ज्यादा डिले करेगा ये तुम्हारा बैलेंस, अगर ज्यादा डिले करने का मतलब क्या है कि 5,000 तुम निकाल लिए हो, लेकिन डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ है अभी, तो उसी एटीएम से थोड़ा टाइम अगर डिले करता है अपडेट करने में, तो वहां पर फिर से तुम्हारा बैलेंस 15,000 ही शो करेगा, फिर तुम 15,000 निकाल सकते हो। तो 5,000 कौन देगा, वो बैंक का पैसा चला गया। अगर ज्यादा डिले करता है, एक बार कार्ड स्वैप कर लिए, पैसा निकाल लिए, अगर वो सिस्टम में अपडेट नहीं करेगा जल्दी से, फिर दूसरे बार में फिर वही पैसा तुम निकाल लोगे।
ये नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर बहुत माइनर डिले एक्सेप्टेड है, यहां भी डिले एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत ही माइनर, लेकिन थोड़ा सा बहुत माइनर डिले एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हर रियल टाइम में माइनर डिले भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि डिले होगा, सैटेलाइट जाना है कहीं, रूट कहीं और चेंज होगा, पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। मिसाइल को जाना है कहीं, वो कहीं और जाएगा। इसलिए यहां पर डिले थोड़ा भी नहीं एक्सेप्टेड है, सॉफ्ट रियल टाइम में थोड़ा एक माइनर डिले एक्सेप्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी है A6 वर्क्स एंड एग्जाम्पल में है A6 works and VX works RTOS। ये इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल भी है। मतलब इसका मीनिंग यही है कि रियल टाइम मतलब कि टाइम बाउंड होना चाहिए, ज्यादा डिले ना हो, लेट ना हो, बस इतना टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेन पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है, कितना तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देख लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनली हम लोग देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। जो प्रोसेस बोल रहे थे अभी कि प्रोसेस है, प्रोसेसर में आया, फिर आईओ में गया, ये कहां से आया, कैसे आईओ में गया, प्रोसेसर में कैसे आया था। जो बोले थे कि प्रोग्राम है जो एक्यूसर में आ जाएगा तो उसको प्रोसेस बोलेंगे, तो कब आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, ये सब चीज कहां देखेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट में देखेंगे। यहां पर लिखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्रोसेस, अगला टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ये सब हम लोग देखेंगे। अभी बेसिक जो था इसका एक बार रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। अब जो भी रहे अच्छे से समझा करो, हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आए, कभी उसको रोकना है, थोड़ा सा एक बार और देख लेना है, क्योंकि देख ही रहे हो तो समझ लो इस तरीके से, फिर भूलना नहीं बहुत दिन तक, क्योंकि अगर पढ़ाई करके फिर भूल जाओगे, फिर सेम काम के लिए फिर से टाइम देना है, वो टाइम किल हो गया। इसलिए जब भी पढ़ाई करते हो आराम से करो, जितना टाइम पढ़ो उतना टाइम केवल और केवल पढ़ाई ही करो, कोई और काम नहीं। चलो इसको देखना, फिर नेक्स्ट में देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट।